नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी की एक कड़ी में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर ली है। उसी से आगे वाले पोर्शन में चलकर हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का मतलब वास्तव में इनपुट को आउटपुट में जनरेट कौन करता है, यानी उस पर प्रोसेस करने का काम कौन करता है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस यूनिट। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रोसेस यूनिट। इसी को हम बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों सीपीयू। देखो, प्रोसेस यूनिट वास्तव में प्रोसेस करके देता है, यानी इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में। मैंने क्या कहा था? कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए इनपुट होता है डेटा। डेटा पर प्रोसेस होने के बाद वो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम कहें कि 2 और 3 कितने होते हैं, तो क्या हम कोई जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं। मैंने 2 और 3 इनपुट किए थे, जब मैं इन पर प्रोसेस करूंगा यानी प्लस करूंगा तब कितना होगा? 5। गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो ये प्रोसेस का काम है और ये आपका प्रोसेस करने का काम जो यूनिट करती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। देखिए, अब थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे, जैसे हम कुछ समझते जाएंगे उस हिसाब से आपको बातें समझ आती जाएगी। क्या कह रहे हैं? देखो, किसी एग्जाम में अगर कंप्यूटर सिलेबस में नहीं होता है, उस समय भी कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है। वो फुल फॉर्म कौन सा है तो आप बताओगे? वो फुल फॉर्म है सीपीयू का सेंट्रल, और अगला वर्ड जुड़ जाता है दोस्तों इसके आगे प्रोसेसिंग, और अगला वर्ड जुड़ जाता है यूनिट। यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए एक और बात कहें, इसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या काम करता है? सभी प्रकार की प्रोसेसिंग का कार्य करता है। सभी प्रकार की प्रोसेसिंग का कार्य करता है। देखो, अब एक और बात बताऊं, इसमें बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। बहुत सारे उपकरण कौन कौन से लगे होते हैं? एक आपका लगा होता है एसएमपीएस, ये सीपीयू के अंदर होते हैं। ये एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है एमयू, एक होता है मदरबोर्ड, एक होती है बस, एक होती है रैम। ऐसे बहुत सारी चीजें सीपीयू के अंदर लगी होती है। यानी कहने का मतलब, प्रोसेस करने के लिए सारी चीजें मिलकर प्रोसेस कुछ तैयार करती है। एक और नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है, वास्तव में सीपीयू का ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू के अंदर एक पावरफुल सिलिकॉन की चिप होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। एक बार हम सीपीयू का आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं। वास्तव में सीपीयू बाहर की ओर से कैसा दिखाई देते हैं, ये हम एक बार देखते हैं। दोस्तों, सीपीयू की बात करें, थोड़ा सा आप देखो, पहले किसी एक क्लास में शायद मैंने ये बनाया भी था और आपको समझाया भी था। ये एक सीपीयू का बॉक्स है। इधर से इसमें इनपुट का काम होता है, इधर से ये हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। समझाने वाली बात हुई, इस सीपीयू के 2 भाग भी होते हैं। पहले का नाम क्या होता है? एएलयू होता है, इसे हम एएलयू के नाम से जानते हैं। इसी का एक और भाग होता है जिसे हम सीयू कहते हैं। ये आपस में सूचनाओं को ट्रांसफर करते रहते हैं। ऐसे ही यहां से इंफॉर्मेशन जाती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी कहते हैं दोस्तों? प्राइमरी। इसी से इंफॉर्मेशन आती जाती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, कौन सी मेमोरी कहते हैं? सेकेंडरी। ठीक है मेरी बात? ये टेक्निकली सीपीयू के भाग है।
या इस सीपीयू के अंदर काम आने वाली चीजें हैं। इसी में सर्किट लगे होते हैं बहुत सारे, इसी में प्रोसेसर लगा होता है, सभी की वर्किंग अलग अलग है। इन सब के बारे में आज की क्लास में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इनपुट का काम करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट करने का काम कौन करते हैं? इनपुट डिवाइसेस करते हैं। ऐसे ही आउटपुट का जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइसेज। अब मेरा प्रश्न ये बना कि इनपुट करता कौन है, तो इनपुट करने की जिम्मेवारी जिसके पास होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों उपयोगकर्ता। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपयोगकर्ता, जो इनपुट करने का काम करता है। ठीक है मेरी बात? ये मैंने एक उपयोगकर्ती बनाई यानी यूजर बनाया जो इनपुट का काम करेगा। ऐसे ही आउटपुट किसे चाहिए होगा दोस्तों? उधर भी आपका कौन बैठा होगा? यूजर बैठा होगा, जिसे आप क्या देंगे? आउटपुट देंगे। ठीक है मेरी बात? जनरल सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सीपीयू है और इस सीपीयू के साथ में जो कंपोनेंट जुड़े हैं उन कंपोनेंट के बारे में चर्चा की। इधर से इनपुट डिवाइसेस जुड़े, इधर से आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी और उसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोगकर्ता या यूजर जुड़ता है। क्या डायरेक्ट एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन कर सकता है? क्या नहीं। उसे इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी इनपुट करने के लिए, और आउटपुट के लिए उसे जरूरत पड़ेगी दोस्तों विद्यार्थियों आउटपुट डिवाइस की। यही हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये चर्चा हमने पहले की क्लासेस में कर ली। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चर्चा भी हमने पहले की क्लासेस में कर ली। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, वो हमारा सीपीयू है। वैसे तो सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती है, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं सीपीयू के 3 जो महत्वपूर्ण पोर्शन है जिनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू और तीसरा है मेमोरी यूनिट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में भी आज हम चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कहूं कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के भाग अभी हमने यही डिस्क्राइब किया था। सबसे पहला भाग कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं एएलयू। क्या कहते हैं? एएलयू। एएलयू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एएलयू का मतलब हुआ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू को साथियों दोस्तों हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहीं कोई दिक्कत, कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस एएलयू की बात करें तो क्या करता है? सीपीयू के लिए गणितीय कार्य करता है। कौन से कार्य करता है? गणितीय कार्य करता है। अब बताओ गणितीय कार्य कौन से होते हैं? प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, प्रतिशत निकालना, ये किसके काम है? सारे के सारे एएलयू के काम है। अब एएलयू को भी आगे हम कहते हैं एलयू और एयू। एलयू का मतलब होता है लॉजिक यूनिट, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक। ठीक है, इस एएलयू का ये महत्वपूर्ण काम था और ये भी एएलयू के कौन से हिस्से का काम था? एयू वाले का, अर्थमेटिक यूनिट वाले का। अब हमारे पास क्या है? एलयू। एलयू का मतलब हुआ लॉजिक यूनिट, यानी यह है सीपीयू के लिए तार्किक कार्य करता है। तार्किक कार्य करता है। तार्किक कार्य कौन से होते हैं? क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई तार्किक कार्य? क्या नहीं, ये तो अर्थमेटिक है, गणितीय काम है। तार्किक में क्या आता है? ग्रेटर देन,
लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल या इक्वल इक्वल, ये इसके जो कार्य हैं उन्हें हम तार्किक या लॉजिकल कार्य कहते हैं। अच्छा, ये किसके कार्य हैं? एलयू के कार्य हैं। अब इसको डायरेक्ट बोल लेते हैं, क्या करना? कंपेयर करना। कंपेयर करना, दो वैल्यूज में तुलना करना, ये काम कौन करता है? तो आप कहोगे कि ये काम सीपीयू का एक हिस्सा होता है। सीपीयू के अंदर एक पोर्शन बना होता है जिसे हम बोलते हैं एएलयू। ये एएलयू के काम है। फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन से काम करता है? सीपीयू के लिए गणितीय काम करता है। और कंपेयर करना भी एएलयू का ही काम है। लेकिन कौन सा काम है ये? एएलयू का तार्किक, या फिर आप कहोगे कि सर ये लॉजिकल काम है। आगे चलते हैं किसी ऑप्शन पे, नंबर दूसरे पर। कौन से नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं? दूसरे नंबर पे हम क्या कहेंगे? सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट को हम किस नाम से जानते हैं? सीयू के नाम से जानते हैं। जनरल सी बात है, इसे हम कहते हैं नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं नियंत्रण इकाई। इसका सबसे पहला काम क्या होता है? इधर से समझने की कोशिश करते हैं, जहां से हमने चित्र देखा था। वास्तव में कोई इंफॉर्मेशन आती है, वो रैम के थ्रू किसके पास जाती है? इस सीयू के पास जाती है, डायरेक्ट एएलयू के पास नहीं जाती है। सीयू यहां उस इंफॉर्मेशन से बात करता है। अगर कोई मेमोरी वाली होती है तो मेमोरी में ट्रांसफर करवा देता है, और अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन वाली होती है, लॉजिकल ऑपरेशन वाली होती है, तो वो एएलयू के पास भेजकर उन पर लॉजिकल ऑपरेशंस करवा लेता है। समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है मेरी बात? देखो, यहां ये इंफॉर्मेशन को इस प्रकार इधर से उधर घुमाता रहता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जब हमारा कंप्यूटर में एबीसी में इनपुट होता है तो इसे 0-1 में कन्वर्ट करना होता है। जब ये आउटपुट देगा 0-1 तो इसे वापस एबीसी में कन्वर्ट करना होता है। टेक्निकल भाषा को थोड़ा और आसान भाषा में लिखूं तो ये क्या करता है? सीपीयू के लिए एनकोडिंग और डिकोडिंग का कार्य करता है। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या हो गई? ये समझ रहे हैं कि हम एबीसी इनपुट करेंगे, ये कंप्यूटर समझेगा नहीं, इसे 0-1 या कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करेगा। ये काम किसका होता है? सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। वापस इस 0-1 को एबीसी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चेंज करके देगा। ये काम भी कौन करेगा? सीयू। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कंप्यूटर के लिए एनकोडिंग डिकोडिंग का जो काम करता है उसे हम कहते हैं दोस्तों सीयू या कंट्रोल यूनिट। ये सबसे पहला प्रश्न बनता है। फिर इसके बारे में थोड़ी और बात करें कि एनकोडिंग डिकोडिंग का तो काम करता ही करता है, इसके अलावा सीयू क्या करता है? इसके अलावा सिस्टम को नियंत्रित करता है। इसके अलावा क्या करता है? इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। इसके अलावा क्या करता है भाई? इनपुट आउटपुट को मैनेज कर रहा है, एनकोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है। इसे हम कहते हैं कंप्यूटर का दिल, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? तो आप सीधा सीधा जवाब दोगे कि कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। अब जैसे नंबर तीसरे पर जो है, जिसके बारे में तो हम बात करेंगे सीपीयू के हिस्से की, तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट। जनरल सा डिस्कशन है, अच्छा कर देंगे डिस्कशन को। तीसरे नंबर पे जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उनको स्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करना होता है, और ऐसा करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं दोस्तों यहाँ पर।
क्या कह रहे हैं, सूचनाओं को स्थायी या अस्थायी स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट में भी कुछ मेमोरी ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, कुछ ऐसी होती है जो टेम्परेरी होती है, कुछ ऐसी होती है जो यूजफुल होती है, कुछ ऐसी होती है जो अनयूजफुल होती है। उन्हीं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले थोड़ी सी बात मैं बता दूं, जिसका प्रश्न लगभग हर यूपीएससी के पेपर में, आरपीएससी के पेपर में, आरएससीआईटी जैसे पेपर में, यानी जनरल एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी एग्जाम में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। क्या है वो टॉपिक, कैसे है वो प्रश्न, उनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक टॉपिक आता है जीबी एमबी केबी वाला। जीबी एमबी केबी का मतलब, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, मतलब टेक्निकली मेमोरी यूनिट से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है। मेमोरी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार का आता है आज की क्लास में चर्चा कर रहा हूं। और आज जो मैं चर्चा कर दूंगा, आज जो मैं बात आपको समझा दूंगा, उससे आप मेमोरी से संबंधित जितनी भी बातें करेंगे वो एक भी गलत नहीं होगी, एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी। उम्मीद करूंगा कि आज के सेक्शन में मेमोरी से संबंधित, मेमोरी यूनिट से संबंधित जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हो वो आप सीख जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, मेमोरी यूनिट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मेमोरी यूनिट कौन कौन सी मैं इस्तेमाल करता हूं, पहले मैं उनकी चर्चा करता हूं। गुरुजी, मेमोरी यूनिट में सबसे छोटा होता है बिट। क्या होता है, बिट। क्या कंप्यूटर में बिट से छोटा कुछ होता है क्या? नहीं गुरुजी, नहीं होता। अरे बताऊं क्या, कुछ समझाऊं क्या? समझाओ। हम जैसे कंप्यूटर में 0 लिखें, 1 लिखें, तो 0 का मतलब होता है 1 बिट। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? 1 का मतलब होता है 1 बिट। 1001 का मतलब है 4 बिट। यानी कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसे बिट कहते हैं, या प्रत्येक बाइनरी डिजिट को बिट कहा जाता है। बाइनरी संख्या को बिट नहीं कहते दोस्तों, बाइनरी डिजिट को बिट कहते हैं। उम्मीद करूंगा सेक्शन शानदार बने। तो इसमें 4 बिट है, इसमें 1 बिट। दोस्तों विद्यार्थियों, अगर मैं ए लिखूं तो इसमें 1 बाइट होता है, यानी 8 बिट होती है। आगे डिस्कस करेंगे कभी, जब नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लेकिन यहां पर केवल इतनी बात सीखनी है आपको कि प्रत्येक बाइनरी डिजिट को कम से कम 1 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी हम संख्या या सिंबल या अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कम से कम 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 भी 1 बिट है अपने आप में। अब आप कहोगे सर ये 1 तो बाइनरी वाला था और ये 1 बाइनरी वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। 2 कर देता हूं, A23, इसमें पता है कितनी बिट हो गई? 24 बिट हो गई। ठीक है, 1 को 8 में करते, 3 को कितने में करेंगे रे? 3 को 24 में करेंगे। ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा था वहीं तक मुझे पहुंचना है। डिस्कशन मेरा मेमोरी यूनिट का था, तो मेमोरी यूनिट में ही मैं बैठूंगा। ठीक है, बैठ जाओ गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। अब देखो गुरुजी, बिट वाइड तो हमें आता है, कोई बात नहीं, आता है तो फिर भी सिखा देता हूं। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो उससे भी अच्छी बात है, सीख जाएंगे भाई। ठीक है, देखो इधर लिखता हूं, थोड़ी जगह मिल जाए मुझे, जिससे सबसे छोटा कंप्यूटर में मेमोरी का यूनिट होता है बिट। क्या बिट से छोटा कुछ होता है क्या? नहीं, सबसे छोटा बिट होता है।
एक की बजाय 4 बिट मिल जाए, कितनी बिट मिल जाए? 4 बिट। तो 4 बिट मिलकर बनाती है एक निब्बल। क्या बनाती है? एक निब्बल। जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम सेवक, RSCIT के बहुत सारे पेपर, बैंकिंग एग्जाम के बहुत सारे पेपर में सवाल पूछा जाता है ये बिट बाइट से संबंधित। जनरल बात में ये समझा रहा हूं, कभी मैंने ये निब्बल वाला स्टैंडर्ड यूज नहीं किया, कम यूज करते, लेकिन एक एग्जाम में पूछा कि 4 बिट का समूह होता है तो क्या बताओगे? एक निब्बल। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं तो क्या बताओगे? 4। निब्बल वाला स्टैंडर्ड हम लोग कम इस्तेमाल में लेते हैं। निब्बल वाला जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग कम इस्तेमाल में लेते हैं। हम कौन से स्टैंडर्ड का ज़्यादातर यूज करते हैं दोस्तों? हम करते हैं 8 बिट वाले का। 8 बिट में बाइट की संख्या कितनी होती है? 1 बाइट होती है। 8 बिट में बाइट की संख्या कितनी है? अगर 32 बिट होता तो कितनी हो जाती? 4। 32 में कितनी हो जाती? 4। अगर 24 बाइट में बिट पूछता तो कितनी हो जाती? 3। ऐसे भी सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का पेपर बिल्कुल जलेबी जैसा सीधा आता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जनरल सी बात सिखाऊंगा, बोर्ड रुक जाए एक जगह पे। इसके बाद आ गया 1024 बाइट मिलकर बनाता है 1 KB। 1024 बाइट मिलकर बनाता है 1 KB, और KB का मतलब क्या होता है? किलो बाइट। 1024 KB मिलकर बनाता है 1 MB। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 GB, और GB का मतलब होता है गीगाबाइट। 1024 GB मिलकर बनाते हैं 1 TB। TB का मतलब होता है टेराबाइट। 1024 TB मिलकर बनाते हैं 1 PB, और PB का मतलब होता है पेटाबाइट। ज़्यादातर जगह देखोगे, ज़्यादातर कोचिंगों में देखोगे तो यहाँ तक पढ़ाकर छोड़ देते हैं, इससे आगे नहीं बताते। अब मैं ये कह रहा हूँ इससे संबंधित क्वेश्चंस जो कभी किसी पेपर में पूछे गए हैं या मुझे लग रहा है कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनके विषय में बात करूँगा। अब क्या प्रश्न बन रहा है मेरे दिमाग में, सुनो। पहला प्रश्न है, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट है। अब बताओ सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? तो आप सीधा सीधा जवाब दे दोगे बिना कुछ समझे, कहोगे गुरुजी सबसे छोटा कौन सा है? बिट। यही तो सिखाया था मैंने आपको। बोले हाँ यही सिखाया था गुरुजी। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, PB, EB, YB, ZB। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? मैं कह रहा हूं कि आज से 3-4 साल पहले जब हम जयपुर से घर जाते थे, तारानगर चूरू का रहने वाला हूं मैं, बस स्टैंड पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बस लगती थी राजस्थान रोडवेज। वहीं पर एक किताब मिलती थी, बस स्टैंड पर ही बेचने वाला आता था, 10 रुपए की किताब थी, आप जानते हैं। उसमें बहुत सारे सवाल दिए होते थे, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, मिस्र की नील नदी, हड़प्पा सभ्यता, या क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उस किताब में दी होती थी। भारत का पहला प्रधानमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला IPS, मतलब उसमें पहला पहला दिया होता था। तो उस समय 2008, 9, 10 में आप किसी भी रेलवे जैसे एग्जाम को अगर क्लियर करना चाहते थे
तो आप उस किताब को पढ़कर अच्छे से क्लियर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन वही है, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, ये उस किताब का सवाल है जो मुझे आज तक याद पड़ा है। अब मैं सवाल उसी को आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ऑप्शन वो वाला नहीं दे रहा हूं जो उस किताब में आंसर दे रखा था। क्या था आंसर? तो बिट। इसमें बिट है ही नहीं, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस। क्या ये टेबल यहीं पे खत्म हो गई कि आगे है? टेबल तो आगे है, तो क्या मैं एक और सवाल डिस्कस कर सकता हूं क्या? हाँ, सबसे छोटा था ना, वहां पर मैं ऐसे लिख दूं, सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट। अब देखो, ऑप्शन में कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, पीबी, ईबी, वाईबी, जेडबी। अब कुछ लोग तो गुरु भक्त होते हैं, वो कहेंगे गुरुजी ने पीबी करवाया तो हम तो पीबी टिक करेंगे, दूसरा करेंगे नहीं। कुछ लोग रीजनिंग के एक्सपर्ट होते हैं, बोलो गुरुजी जेड बड़ा कि वाई बड़ा, बोलो जेड बड़ा तो जेड भी आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ए बी सी डी ई पहले आता है तो ई भी आएगा। कुछ लोगों को ही बता रहा हूं, और जो घर से तैयारी करके जाएंगे वो कहेंगे कि वाई भी आएगा। दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा वाई बी। कैसे होगा अभी बात करेंगे। इस सवाल का जवाब होगा पीबी। कैसे होगा अभी बात करेंगे। वापस अपन पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ चलने का मतलब ये हुआ कि जो हम टेबल पढ़ रहे थे उसी के बारे में हम चर्चा वापस करेंगे। इससे भी आगे कुछ है, क्या है वो मैं लिखता हूं। 1024 पीबी इक्वल्स टू 1 ईबी एक्साबाइट। सुना है क्या नाम? पहली बार सुन रहे हैं गुरुजी। 1024 ईबी मिल जाए तो बन जाता है 1 जेडबी। जेडबी को बोलते हैं जेटाबाइट। 1024 जेडबी मिल जाए तो 1 मिल जाता है वाईबी। वाईबी को बोलते हैं एटाबाइट। अब उस सवाल को देखते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसी प्रश्न को वापस देखते हैं। कौन सा था प्रश्न? ये रहा। पीबी छोटा हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया गुरुजी। वाईबी सबसे बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया गुरुजी। वापस आते इसी टेबल पर। स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसी से आगे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद आपका ऊपर खिसकने के लिए। थोड़ा और खिसक जा भाई, यहां से ठीक है। 1024 अगर हमें क्या मिल जाए वाईबी तो बन जाता है 1 बीबी। कितनी बीबी बन जाती है? 1। यहां पर बीबी का मतलब है दोस्तों ब्रुनटो बाइट। 1024 अगर हमें क्या मिल जाए? बीबी मिल जाए। कितनी? ज्यादा हो रही है कि? बोले हाँ कोई बात नहीं। 1024 बीबी मिल जाए तो जीबी बन जाता है, और जीबी को हम बोलते हैं दोस्तों जियोबाइट। आज की क्लास तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक जहां स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जीबी। और जीबी का अर्थ है दोस्तों यहां पर जियोबाइट। आप कहोगे सर ये वाला जीबी है और ये वाला भी जीबी है, फिर मैं कौन से जीबी को मानूं? भैया अगर जीबी दिया आएगा तो दोनों का सामने वाले को क्या देना पड़ेगा दोस्तों? फुल फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सभी को बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा। थोड़ी बहुत बातचीत का मतलब अभी देखो, इस टेबल से संबंधित कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक तो वास्तविकता है, क्या इस टेबल के सवाल एग्जाम्स में आते हैं क्या? क्या पहले कभी आपने कोई पेपर दिया हो उसमें इस टेबल से संबंधित सवाल पूछे गए हो? ऐसा हुआ है क्या? सर बिल्कुल हुआ है। बहुत सारे प्रश्न इस टेबल से संबंधित एग्जाम में पूछे गए।
सबसे छोटा यूनिट था बिट, वो ऊपर चला गया, जगह की शॉर्टेज है। लेकिन अब क्या इससे संबंधित कोई और सवाल हम समझ सकते हैं या पेपर में पूछा गया है, हम उसे देखते हैं। देखो सभी लोग एक बार स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख लो, जिससे मैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो कर लूंगा। अगर कोई पूछे कि एक पीबी में कितने टीबी होते हैं तो सीधा सीधा बता देंगे कि 1024 होता है। कोई कहे कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं तो सीधा सीधा बता देंगे 1024 होता है। कोई कहे कि एक बीबी में कितने वाईबी होते हैं तो सीधा सीधा बता देंगे 1024 होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसको इधर ना देखकर ऊपर की तरफ देख लो भैया। एक पीबी में कितने टीबी होते हैं तो कितने बताएंगे? 1024। एक वाईबी में कितने, एक बीबी में कितने वाईबी होते हैं तब भी 1024 बताएंगे। इधर मुंह कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, एक ही बात पड़ रही है। ठीक है, तो मैं कुछ सवाल लिख रहा हूं बोर्ड पर जिनका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को, और आप भी मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। सवाल कहां है वो देखो। 2 सवाल मैंने ये लिखे थे, इन सवालों से कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक छोटी सी बात पहले और बता दूं, कहीं पर कैपिटल बी लिखा होता है और कहीं पर स्मॉल बी लिखा होता है। कैपिटल बी का मतलब होता है दोस्तों बाइट, और स्मॉल बी का मतलब होता है बिट। इतनी बात का और ध्यान रख लेना, जहां पर कैपिटल बी लिखा हो मतलब बाइट है और स्मॉल बी लिखा हो मतलब बिट है। ठीक है, अब चलिए अब बातचीत पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखा था एग्जाम ओरिएंटेड, दूसरा प्रश्न देखा था एग्जाम ओरिएंटेड। अब कौन सा प्रश्न देखेंगे? तीसरा प्रश्न संख्या 3 देखिए। बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या है? जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की है वही है तीसरे प्रश्न में। क्या? एक एमबी में, एमबी का मतलब बोलो रे मेगाबाइट, एक एमबी में कितने केबी होते हैं? बातचीत कर रहा हूं समझाने वाली। एक एमबी में कितने केबी होते हैं? केबी का मतलब किलोबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट। अब आप कहोगे सर क्या टच्चू सवाल पूछा है? 1024 किलोबाइट, यही जवाब होना चाहिए था दोस्तों, और शायद यही जवाब आपका है। एक स्टैंडर्ड था मैं, ये आपने जवाब दे दिया। इसके साथ में प्रश्न में ये पूछ लेता कि एक वाईबी में कितने जेडबी होते हैं तो क्या जवाब देते दोस्तों? 1024। दोनों सवालों का जवाब यही होता जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस प्रश्न को थोड़ा अच्छा बनाऊं, प्रश्न तो ये का ये रख दूं, ऑप्शन दे दूं, क्या दूं? 2 की घात 8, क्या दूं? 2 की घात 9, क्या दूं? 2 की घात 10, क्या दूं रे? 2 की घात 11। यानी 1024 आंसर नहीं दिया, ऑप्शन दे दिया। क्या लिखा? 2 की घात 8, 2 की घात 9, 2 की घात 10। ये हमारे लिए अलग अलग क्या लिख दिए उसने? ऑप्शन लिख दिए। जल्दी से इसका मुझे आप आंसर बताइए, क्या होना चाहिए? कई लोग तो प्रश्न नहीं समझे होंगे, अभी आंसर बताना है इस सवाल का। चलिए पहले हम कुछ गेम खेलते हैं। 2 की घात 8 का मतलब कितना होता है? 256 होता है। कैलकुलेट कर लेना, 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब 512 होता है। इसका मतलब 1024 होता है। इसका मतलब 2048 होता है। स्क्रीन पर देख लो, बता दो क्या आंसर आएगा। 3 नंबर। सवाल यही है
केवल ऑप्शन बदल रहा हूं। 10 की घात 2, 10 की घात 3, 11 की घात 2, 11 की घात 3। ये मैंने इसके लिए ऑप्शन तैयार कर दिए। सवाल में कोई बदलाव नहीं किया है मैंने, केवल मैंने इसके लिए नए ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। इसे कैलकुलेट करोगे तो 13 31 आएगा, 121 आएगा, 1000 आएगा, 100 आएगा। बताओ अब आपका आंसर क्या आएगा? जनरल सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आपको जवाब देना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर रिट लगा दो, इसमें तो कोई भी आंसर है ही नहीं। और बात भी सही है, 1024 कहीं दिख नहीं रहा है। जब 1024 नहीं दिख रहा है तो लगभग कितना आएगा? 10 की घात कितनी? 3 यानी 1000। ये दोनों सवाल इतने सिंपल थे आप जिनका आसानी से जवाब दे सकते थे। क्या कह रहा हूं? 1024 को मैं क्या क्या बोल सकता था दोस्तों? 2 की घात 10 बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसे 10 की घात 3 बोल सकता हूं क्या? क्या इसे भी मैं 2 की घात 10 बोल सकता हूं क्या? क्या इसे भी मैं 10 की घात 3 बोल सकता हूं क्या? सीधा सीधा समझ लेना, अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिंपल सवाल थे जिसको मैंने आपके लिए बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत किया है, पेश किया है। मेमोरी यूनिट से संबंधित ऐसे प्रश्न अपने पेपर में पूछे जाते हैं। टेबल यही वाली है। अब थोड़ा और गेम खेलेंगे 2 मिनट बाद में। पहले जो लिखा हुआ है इस वाले को मैं हटा देता हूं, उधर वाला मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, मैं रहने देता हूं। अब आगे चलते हैं। अभी क्या था, मैं केवल एक स्टेप ऊपर जा रहा था, यानी मैंने कहा पीबी में कितने टीबी होते हैं, यही पूछा। टीबी में कितने जीबी होते हैं, ये पूछा। अब मैं पूछ रहा हूं कि एक टीबी में कितने एमबी होते हैं। 2 स्टेप आगे चलता हूं। कैसे जाएगा 2 स्टेप आगे, वो मैं यहां लिखता हूं। क्या प्रश्न है? एक टीबी में कितने एमबी होते हैं? एक टीबी में कितने एमबी होते हैं? कुछ लोग तो सीधे सीधे वहीं पहुंच गए होंगे कि सर 1024 तो वो होते थे, प्लस 1024 कर दो, कितने हो जाएंगे? 2048। ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है। कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं? देखो, एक 1024 गुणा 1024 करा क्या? क्यों किया गुणा पता चला? देखो, 1024 एमबी में 1 जीबी होता है। 1 जीबी में 1024 जीबी में 1 टीबी होते हैं। अब सवाल ये पूछा गया कि 1 टीबी में एमबी कितने होते हैं, तो 1 टीबी को कितने जीबी बोल सकता हूं मैं? 1024 जीबी। तो सवाल में क्या पूछा गया है ये हम समझ रहे हैं। सवाल में सीधा सीधा पूछा गया है कि 1024 जीबी, यही कह सकता हूं ना मैं। 1024 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 में 1024 होते हैं, तो 1024 में कितने होंगे भाई? 1024 गुणा 1024। मुश्किल लगा थोड़ा काम, गुणा नहीं कर सकता। 1024 को 2 की घात 10, इसे भी 2 की घात 10, इसे 10 की घात 3, इसे भी 10 की घात 3। क्या बोलेंगे? 10 की घात 6। क्या बोलेंगे? 2 की घात 20। क्या बोलेंगे? 10,48,576। अब घातांक का एक नियम होता है, आधार समान होने पर घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या बता रहा हूं? जब आधार समान होगा तो घात आपस में जुड़ जाएगी। आधार कितना है बोलो? 2 है। घात कितनी है? 10। 10 इधर 10 इधर, कितनी हो गई? 20। 10 की घात 3, 10 की घात 3,
घातांक का नियम है। और वैसे भी 10 की घात को गुणा करना दुनिया का सबसे आसान काम है। तो 10 की घात कितना आ गई दोस्तों, 6। यहां भी समझ आया, यहां भी समझ आया, इसको गुणा कर लेना। ये तो मैंने बहुत बार किया है, इसलिए आपके सामने डायरेक्ट लिख दिया। क्या आएगा, 1024 को 1024 से गुणा करने पर 10,48,576 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े जी सर, बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं इसके लिए ऑप्शन दे दूं आपको यार। इसके आंसर कितने आ गए, 3। क्या आए बोलो, 2 की घात 20, अरे रुक जा भाई, 10 की घात 6, 10, 48, 576। ऑप्शन दे दूं क्या, अरे गुरुजी 3 आंसर तो पड़े, ऑप्शन क्या दोगे, अरे मैं दूंगा ना, मेरा काम है, बोल दे दो। पहला लिखा मिलियन, पहला क्या लिखा, मिलियन लिखा। दूसरा क्या लिखा, बिलियन। गुरुजी हम तो हिंदी मीडियम के, मिलियन बिलियन आता नहीं। अरे मैंने भी हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में थोड़ी लिखा है भाई। ट्रिलियन, फिर क्वाड्रिलियन। भैया समझा क्या रहा हूं, वो सीधा सीधा बोर्ड पर लिखा है, चेक कर लो। ऑप्शन ए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। दोस्तों विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है। अब कुछ लोगों को तो वास्तव में यही नहीं पता होगा, बताएंगे तो कैसे बोलकर, खुद शर्मिंदा हो लो, और तो क्या है। कुछ को तो यही नहीं पता कि मिलियन का मतलब कितना होता है। दोस्तों मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6, मैंने बता दिया। बिलियन का बताओ कितना होता है, तो बिलियन का होता है 10 की घात 9, 1000 से गुणा होता है। इसका मतलब होता है 10 की घात 12, और इसका मतलब होता है 10 की घात 15। तो सीधा सीधा आंसर हमें दिख रहा है 1 मिलियन 10 की घात 6। अब टेबल की तरफ वापस चलते हैं। कहाँ गई टेबल अपनी, ये रही टेबल। यहां से कुछ चीजें क्लियर कर रहा हूं, एक बार तीर चला रहा हूं, अगर सीधे चल गए तो ठीक है, खराब चल गए तो भी आपकी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखना एक बार, क्या मैं इस जीबी को इस बीबी में बदल सकता हूं क्या? हाँ, कितने का फर्क आएगा भाई, 2 की घात 10 का या 10 की घात 3 का। समझ आई बात? हाँ सर। क्या इस पीबी को टीबी में बदल सकता हूं क्या? कितने का फर्क आया, 2 की घात 10 का या 10 की घात 3 का, या टेक्निकली हम कह रहे थे 1024 का। क्या इस ईबी को मैं सीधा सीधा टीबी में बदल सकता हूं क्या? हाँ, कितने का फर्क आएगा, 2 की घात 10 ये रही, 2 की घात 10 ये रही, कितना आएगा बोलो, 2 की घात 20 और 10 की घात 6। समझ आई बात? बोले हाँ। क्या इस ईबी को मैं सीधा सीधा इस जीबी में बदल सकता हूं क्या? हाँ। कितने का फर्क आएगा देखो, 1, 2, 3 यानी 2 की घात 30, 10 की घात 9। ये देख लो, जितना ऊपर जा रहा है 1, 2, 3, तो 3 का फर्क आ गया। अब मैं इस ZB को बदलना चाहता हूं सीधा सीधा किसमें, KB में बदल सकता हूं क्या? ZB को बदलना चाहता हूं KB में, क्या बदल सकता हूं क्या? बोले हाँ बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बताओ? देखो सिंपल तरीका है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ZB से 1 ऊपर जाने पर EB, तो 1 यानी 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40, 2 की घात 50, 2 की घात 60। दोबारा देख लो, 2 की घात 10, 2 की घात 20, 2 की घात 30, 2 की घात 40, 2 की घात 50, 2 की घात 60। यहां पर 2 की घात कितनी आई, 60। ठीक है, 2 की घात 60 का मतलब हो गया 10 की घात कितनी हुई, 18। कैसे निकाला भैया अपन ने? सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। इधर कितना है, 6 है, इसका मतलब 3 होता है, तो 6 तिया 18।
तो 10 की घात कितनी आ गई होगी यहाँ पर 18। एक बार वापस देख लो, 10 की घात कितनी हुई, यहां से जा रहे हैं ZB से, तो 10 की घात 3, 6, 9, 12, 15, 18। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ बात पूछनी हो तो आप सीधा सीधा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जनरल सी बात को थोड़ा और समझने वाली बनाते हैं। तो इस टेबल में इस प्रकार के प्रश्न हमसे सिंपल तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न बनाकर इस सेक्शन को खत्म करते हैं, क्योंकि इस सेक्शन में जो हमने बात की है ये बिट बाइट MB KB से संबंधित वो जनरल बातें हैं जिनका सवाल किसी न किसी पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। क्या है अगला प्रश्न, देखो 1 GB कौन सा गीगाबाइट इक्वल्स टू 2 की घात 30 बिट्स, 2 की घात 20 बाइट्स, 2 की घात 30 बिट्स, 2 की घात 20 बाइट्स। अब अगर हम देखें, यहां है GB, यहां है MB, यहां पर KB, यहां पर बाइट, यहां पर बिट। इससे ऊपर जाएंगे 2 की घात 10, इससे ऊपर जाएंगे 2 की घात 10, इससे ऊपर जाएंगे 2 की घात 10, क्योंकि 30 से ऊपर तो है ही नहीं। तो इससे ऊपर गए तो 2 की घात 20, इससे ऊपर गए तो 2 की घात 30, आगे क्या जुड़ेगा, बाइट। सीधा सीधा फंडा है जिसे सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर जो आपको जवाब मिलेगा 2 की घात 30 और आगे क्या वर्ड आ रहा है, बाइट। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2 की घात 30, ये भी बिट्स कर दिया कि बाइट्स आएगा। ठीक है, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है, 2 की घात 30 बिट्स नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, बाइट्स आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आज के सेक्शन में आपने जितनी बातें समझी है वो आपके एग्जाम में कहीं न कहीं 100% काम आएगी। आज की क्लास में दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में हम मेमोरी यूनिट के बारे में और चर्चा करेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, और भी कई प्रकार की मेमोरी होती है जिनसे संबंधित सवाल किसी न किसी एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछे गए हैं। दोस्तों आज के सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।